बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ग्रोसरी शॉप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कोड का ओवरव्यू देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन है वो हमारे पास ये स्क्रीन है जिस पे 3 बटन्स या 3 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट इंटरफेसेस पे मूव कर सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे पास मेन स्क्रीन या एक होम स्क्रीन होनी चाहिए जिस पे 3 बटन्स हों। एक बटन पे क्लिक करने से स्टूडेंट्स एंट्री और स्टूडेंट्स इन्फो के नाम से नेक्स्ट प्रोसीड करें, यानी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन और उनकी लिस्ट जो है वो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ से विजिबल हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन थी कि एक बटन हो या एक इंटरफेस हो जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन यानी एंट्रीज़ और उसकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर सकें। तीसरे नंबर पे हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से बटन था। अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट इसको अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ये इसको मूव करके स्टाफ इन्फो के नाम से एक इंटरफेस है वहाँ पे ले जाएगा, जहाँ पे स्टाफ एंट्री और स्टाफ सर्च के नाम से 2 बटन्स और दिए गए हैं जिन पे क्लिक करके ये नया स्टाफ ऐड कर सकता है या उनकी लिस्ट जो है वो देख के सर्च कर सकता है। जैसे ही हम स्टाफ एंट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और इंटरफेस आ जाएगा जिस पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है न्यू स्टाफ के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर हमें 6 इनपुट फील्ड्स हैं यानी एडिट टेक्स्ट हैं, और उसके बाद एक हमारे पास रेडियो बटन है जिसमें मेल और फीमेल्स यानी कि जेंडर जो है वो सिलेक्शन की जा सकती है। इसके बाद अगर ये सेव के बटन पे क्लिक करता है तो ये इसको सेव कर देगा फायरबेस डेटाबेस में, और अगर बैक पे क्लिक करता है तो वापस ये इस मेन इंटरफेस पे इसको ले जाएगा। अब अगर इसने डेटाबेस में डेटा सेव कर दिया है तो नेक्स्ट उस पर स्टाफ सर्च के बटन पे क्लिक करता है तो ये इसको नेक्स्ट इस एक इंटरफेस के ऊपर ले आएगा जहाँ पे इसको सारी लिस्ट जो है जितने भी डेटाबेस के अंदर स्टाफ जो है वो रजिस्टर्ड होंगे तो ये इनको सर्च करके व्यू कर सकता है। जब ये लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी तो ये सर्च के बटन पे क्लिक करके कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करेगा स्टाफ नेम के अकॉर्डिंग, तो ये उसको शॉर्ट लिस्ट कर देगा कि वो उस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं। इसी तरह से सेकंड बटन जो हमारे पास लास्ट स्टूडेंट का बटन था, इमेज बटन, उस पर क्लिक करता है तो ये स्टूडेंट इन्फो पे लेके आएगा सेम एज इट इज़ जो है ये स्टूडेंट एंट्री और स्टूडेंट सर्च के नाम से इसको 2 इंटरफेस यानी कि कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर एंट्री के बटन पे ये क्लिक करता है तो ये एक फॉर्म पे आ जाएगा जहाँ पे 5 इनपुट फील्ड्स और एक जेंडर का सिलेक्शन जो है वो करने के लिए रेडियो बटन दिया गया। यहाँ से ये इनपुट ऐड करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेव कर देगा डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस में, और रीसेट के बटन पे क्लिक करने से फॉर्म जो है वो सारा रीसेट हो जाएगा। अब वापस जाके अगर ये स्टूडेंट सर्च के बटन पे क्लिक करता है तो वहाँ से ये सर्च स्टूडेंट की लिस्ट पे आ जाएगा जहाँ पे इसको एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें रिसाइकलर व्यू में जितने भी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा ऐड होगा ये उसको व्यू कर सकता है। सर्च के इंटरफेस पे क्लिक करके अगर ये कोई चीज़ सर्च करता है तो ये वहाँ पे सर्च के थ्रू जो है इसको विजिबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस कोड के कोड ओवरव्यू की तरफ। सबसे पहले जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, इसको ओपन आपने करना है। ओपन पे क्लिक करके तो नेक्स्ट आप इसकी जो भी हमारे पास होगी फाइल आप उसको वहाँ से सिलेक्ट कर देंगे इसको। जब इस तरह से आप प्रोजेक्ट को ओपन कर चुके होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही होंगी। एक तो ग्रेडल स्क्रिप्ट के नाम से है। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर इस एप्लीकेशन की सर्विसेज जो हैं वो ऐड की गई हैं क्योंकि इसमें फायरबेस डेटाबेस यूज़ हुई है, तो उसके लिए गूगल की सर्विसेज जो है उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। सेकंड नंबर पे इस एप्लीकेशन की एक यूनिक पैकेज नेम बनता है। हर एप्लीकेशन का एक यूनिक पैकेज नेम होता है जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। तो इसमें यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आपके पास नेम स्पेस में ये चीज़ आ रही होती है और एप्लीकेशन आईडी भी सेम नेम ही हमारे पास होती है। इसके बाद एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी आपने लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी होती है एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड करवा के आप लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे इन लाइब्रेरीज़ को API भी आप कह सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे डिपेंडेंसी कहा जाता है कि डिपेंडेंसी जो है वो फायरबेस की ऐड हमने करवा दिया डेटाबेस की। इसी तरह से रिसाइकलर व्यू यूज़ करना हो, कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करना हो तो वो हमारे पास इस तरह से आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंडर ये सारी एप्लीकेशन जो है वो मैनेज हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास ऐप का फोल्डर है। ऐप की डायरेक्टरी के अंदर हमने सबसे फर्स्ट डायरेक्टरी जो है वो हमारे पास मैनिफेस्ट की होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जावा के अंदर ये फर्स्ट हमारे पास
कॉम पैक यानी हमारे पास एप्लीकेशन के पैकेज नेम के अकॉर्डिंग एक होती है। इसके बाद हमारे पास तीसरी डायरेक्टरी जिसमें वर्किंग होती है वो RES के नाम से है, यानी कि रिसोर्सेज फ्रंट एंड से रेलेवेंट सारे का सारा जितना भी मटेरियल है या फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे RES के अंदर पड़ी होती हैं। बैकएंड का सारा कोड जो है वो जावा के अंदर फर्स्ट कॉम पैकेज जो है हमारे पास, यानी कि इस पैकेज नेम के अंदर हमारे पास सारी फाइल्स होती हैं, जिनमें ये हमने खुद 3 ये पैकेज बनाए हैं, 3 फोल्डर बनाए हैं, मॉडल क्लास, स्टाफ मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, और इनमें सारी फाइल्स को मैनेज किया है। और उसके बाद सारी की सारी फाइल्स जो है फ्रंट एंड से रेलेवेंट, हमें अगर आइकॉन्स, इमेजेस, लोगोज वगैरह ऐड करने हो तो वो हम ड्रॉएबल के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमने स्टाफ आइकॉन और स्टूडेंट आइकॉन जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमने फ़ॉन्ट कस्टम यूज़ किया था, तो ये उस फ़ॉन्ट की फ़ाइल है। फ्रंट एंड से रेलेवेंट जितना भी इंटरफेस है वो सारे के सारा लेआउट की फ़ाइल के अंदर पड़े होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डायरेक्टरीज जो है वो बन जाती हैं। इसके बाद हमने मेन्यूज़ यूज़ किए थे, तो यहाँ पे mymenu.xml के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बनाई है। माई मेन्यू RES पे है, आप आके न्यू पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे आपने आना है और यहाँ से आप इसको वैल्यूज़ में से मेन्यू सेलेक्ट कर देंगे तो वो मेन्यूज़ की डायरेक्टरी जो है वो बन जाएगी। इसके बाद आपने मेन्यूज़ पे आना है, न्यू पे क्लिक करना है और मेन्यू रिसोर्स फाइल के नाम से इसको नाम दे के बाद में आप इसको नेक्स्ट जो है वो मेन्यू की फ़ाइल बना सकते हैं। और अगर इसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह आपने कलर्स वगैरह रखनी है तो कलर्स जो हैं ये यहाँ से आप, मैंने थीम इसकी कस्टम सेलेक्ट की है और इसके बाद इसमें ये इसकी फ़ॉन्ट फाइल पड़ी है। फ़ॉन्ट के बाद अगर कोई आपने स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन करनी हो तो वो आप स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर कर सकते, इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करके तो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन जब रन होगी तो ये मेन एक्टिविटी हमारे पास जो है एक्टिविटी main.xml फाइल, ये इसकी फ्रंट एंड फाइल है, ये रन होगी। ये अभी लोड हो रही है। तो यहाँ पे हमने एक तो बटन, इसको टेक्स्ट व्यू दिया है, टेक्स्ट व्यू को बैकग्राउंड जो है वो हमने एक दे दी है। इसके बाद 2 इमेज बटन जो है वो हमने लगाए हैं, यानी कि 3 इंटरफेस जो है वो हमने प्रोवाइड किए हैं इसको। और इसके बाद एक हमने टाइटल जो है वो ग्रोसरी शॉप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक इसको टेक्स्ट व्यू दिया है, जिसके थ्रू हमने इसको प्रोवाइड किया है। कस्टम फ़ॉन्ट के लिए हमने फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से जो है वो ये एक ऐड करवाया था और उसको हमने इसको यूज़ करवा दिया। अब जैसे ही ये बटन पे क्लिक करता है तो नेक्स्ट ये इसको फर्दर प्रोसीड कर जाता है। अब इसका बैकएंड कोड अगर आपने देखना हो तो आपने ये कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करना है तो ये इसको ओपन कर देगा, वरना आप यहाँ से इस पैकेज जावा के अंदर फर्स्ट पैकेज जो है उसमें आप आएँ और उसमें मेन एक्टिविटी पे क्लिक करें तो ये बैकएंड कोड फाइल को ओपन कर देगा। अब वहाँ पे एक तो टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बाद जो है हमारे पास 2 बटन्स हैं। इनको हमने जब इनिशलाइज करना, डिक्लेयर करना होता है तो डिक्लेरेशन हमेशा इसकी क्लास के अंडर होती है, यानी कि हमने जब भी इसको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन जो है वो हमने हमेशा हमने क्लास के अंडर ऑन क्रिएट, इसका प्री डिफाइंड एक मेन मेथड होता है, मेन मेथड की तरह ये काम कर रहा होता है। इंटरफेस ने जब भी क्रिएट होना है, ट्रिगर होना है, तो आप उसको ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले ऑन क्रिएट को कॉल करके एप्लीकेशन का इंटरफेस इनिशलाइज करके उसको करेगा। उसके बाद इसका ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर इसने इनिशलाइज होना होता है सब कंपोनेंट्स ने। तो यहाँ पे हमने इसको इनिशलाइज का जो है वो बता दिया कि यहाँ पे हम इनकी इनिशलाइजेशन करें। इनिशलाइजेशन करने के लिए हमने फ्रंट एंड के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, इमेज बटन्स और टेक्स्ट व्यूज़, इनके आपने जावा के अंदर इनके कंपोनेंट डिक्लेयर करने हैं और फिर उनको आपने यूज़ करना है। इमेज बटन वहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे बटन और बटन स्टूडेंट और बटन स्टाफ के नाम से 2 कंपोनेंट्स डिफाइन किए और उनका फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी कि रिसोर्सेज के अंदर हमने जो कंपोनेंट पे कोई क्लिक लिस्नर लगाना है, कोई डेटा शो करना है, कोई डेटा रीड करना है, तो उनको हमने एक आईडी अलॉट करनी है, उसके थ्रू हमने इसको रीड करना है। इसके बाद इन पे क्लिक लिसनर लगाए हैं, तो बटन स्टूडेंट के ऊपर क्लिक लिसनर ये लगा दिया कि जैसे ही इस पर क्लिक किया जाए तो ये इसको स्टूडेंट इन्फो पे के इंटरफेस पे लेके जाए। फिनिश का जो है ये हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हमने करंट एक्टिविटी को फिनिश करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास बटन स्टाफ है, अगर बटन स्टाफ पे क्लिक किया जाता तो ये इसको स्टाफ इन्फो पे लेके जाए। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम स्टूडेंट इन्फो पे। स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमने एक और इंटरफेस बनाया जहाँ पे हमने 2 बटन जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। इन बटन्स को प्रोवाइड करने के लिए हमने
यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये स्टूडेंट इन्फो। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस के अंदर जो है हम इसको स्टूडेंट एंट्री और स्टूडेंट सर्च के दो बटन जो हैं वो शो करवाएंगे। अब जैसे ही स्टूडेंट एंट्री के बटन पे ये क्लिक करेगा तो ये इसका बैकएंड जो है हमने कोड स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट इन्फो के नाम से ये बना हुआ है। अब जैसे ही इस इंटरफेस पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे भी अगेन डेक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन है बटन्स की फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू, और जैसे ही इन पे क्लिक किया जाएगा तो ये नेक्स्ट इन दो लाइंस को ट्रिगर करेगा। इसमें हमने एक इंटरफेस यानी कि स्टूडेंट एंट्री के नाम से जो फ्रंट एंड बनाया हुआ है ये उसकी क्लास को चलाएगा यानी ट्रिगर करवाएगा, और स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू न्यू इंटेंट इसको पैरामीटर पास करेंगे कि करंट एक्टिविटी यानी कि इस वक्त ये स्टूडेंट्स इन्फो की स्क्रीन पे है, यहाँ से ये मूव करके स्टूडेंट एंट्री की जो हमारे पास फॉर्म है वहाँ पे ले जाए, और करंट एक्टिविटी हमारे पास जो है स्टूडेंट इन्फो की इसको क्लोज़ कर दें यानी फिनिश करते हैं। इसी तरह से बटन सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये बटन सर्च पे ले जाएगा। अब नेक्स्ट जब इसने स्टूडेंट एंट्री पे जाना है तो ये हमारे पास बैकएंड फाइल इस तरह से कुछ आ जाएगी, और इसकी फ्रंट एंड फाइल जो है वो हमारे पास स्टूडेंट एंट्री के नाम से यहाँ से हमने ओपन कर ली है इसको। अब यहाँ पे हमने 5 इनपुट फील्ड्स बनाई हैं और एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ न्यू स्टूडेंट के नाम से। इसके बाद हमने स्क्रॉल व्यू लगाया है, स्क्रॉल व्यू लगा के तो नेक्स्ट हमने इसको फर्दर प्रोसीड किया। अच्छा, स्क्रॉल व्यू तब यूज़ होता है जब आपने किसी भी इंटरफेस आपके पास स्क्रीन साइज से इंक्रीज़ हो जाए तो तब आपने यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही स्क्रीन में मैनेज हो रहा है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्किंग में होगा। अब इस बटन पे हमने स्टूडेंट नेम के लिए जो है वो एक एडिट टेक्स्ट लगाया। एडिट टेक्स्ट को हमने एक आईडी एडिट नेम अलॉट कर दी है, उसमें हमने हिंट जो है वो टेक्स्ट वहाँ पे एक शो होगा। जब स्टूडेंट कोई भी एंट्री वहाँ पे लिखनी शुरू की जाएगी तो ये हिंट जो है ये हाइड हो जाएगा। इसका हमने नाम जो है इनपुट टाइप वो हमने टेक्स्ट पर्सन नेम रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जब ये फर्दर प्रोसीड करेगा तो ये वर्किंग में आ जाएगा। तो फादर नेम स्टोर करना है स्टूडेंट का, तो उसके लिए हमने फादर नेम के नाम से एक बना दी है। रेडियो बटन्स हमें चाहिए जेंडर के लिए, तो रेडियो ग्रुप जो है वो हमने लगा के उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में इसको ऊपर या नीचे बटन्स को लेफ़्ट राइट करने के लिए या टॉप एंड बॉटम करने के लिए तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ये लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास जो है रेडियो बटन्स दो रेडियो बटन लगाए गए हैं, उनको हमने रेडियो बटन मेल और रेडियो बटन फीमेल का जो है वो आईडीज़ जो है वो अलॉट की हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट के CNIC के लिए और उसके एडिट मोबाइल यानी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के लिए और एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है वो टेक्स्ट को हमने मल्टी लाइन कर दिया है। यानी अब इनपुट टाइप जो है वो हमारे पास एक पैराग्राफ भी हम लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइंस जो हमें रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे हमने मल्टीपल लाइंस 2 की, अगर इनको 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको टेक्स्ट मल्टी लाइन कर दिया। अब बैकएंड पे हमारे पास ये बटन्स और हमें रेडियो बटन रिक्वायर्ड है। इनपुट फील्ड चाहिए नेम के लिए, फादर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और CNIC के लिए। इसी तरह से बटन सेव पे क्लिक किया जाएगा तो ये नेक्स्ट इसको प्रोसेस करवाए। अब हमें फायरबेस डेटाबेस जो है वो यूज़ करनी है, तो फायरबेस की सर्विसेज ऐड करने के लिए हम फायरबेस पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे जाके यहाँ से इसका असिस्टेंट जो है वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे ही हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन पे आके
जब यूज़र ने रजिस्टर और लॉगिन करना होगा फाइनल एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे ऐड करवाएंगे। प्रोजेक्ट हमारे पास कनेक्टेड है, लेकिन अभी SDK में जो इसकी सर्विसेज हैं वो हमें अभी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उसको ऐड नहीं किया हुआ। हमने सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस को यूज़ किया, तो हमने सिर्फ डेटाबेस की दोनों डिपेंडेंसीज जो हैं वो ऐड करवा दी। अब नेक्स्ट जब हम इसको प्रोसीड करवाएंगे तो डेटाबेस रेफरेंस जो है ये हमें फायरबेस का ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जब हम इनिशियलाइजेशन पे आएंगे तो हम इसको सबसे पहले डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग है, जब आप इस पर प्रोसेसिंग शो करवा रहे होंगे तो प्रोसेसिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए कि बैकएंड पे कोई वर्किंग जो है वो फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, तो ये एक प्रोग्रेस को शो करवाएगा। इसके बाद हमने एक डेटाबेस का जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट था उसको रेफरेंस के नाम से हमने स्टोर किया था, डिक्लेयर किया था, उसको हमने इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने इनिशियलाइज़ करते हुए हमने उसको सबसे पहले तो फायरबेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पास करना और गेट इंस्टेंस के थ्रू डेटाबेस का जो रेफरेंस है वो उसको असाइन करवा देना। इसके बाद अगेन हम फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड्स के थ्रू जो है उनको आईडीज़ अलॉट कर देंगे, बटन्स को, रेडियो बटन्स को और टेक्स्ट व्यू को। अब बटन बैक पे क्लिक करता है तो वो यानी रीसेट के बटन हमने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, रीसेट के बटन पे क्लिक करेगा तो इनपुट फील्ड सारी की सारी जो है वो रीसेट हो जाएंगी। और अगर बटन सेव पे क्लिक करता है तो सबसे पहले फॉर्म की इनपुट जो है वो रीड की जाएंगी। अब रीड करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने सबसे पहले तो जो इनपुट फील्ड आपने असाइन की है आपने उसका नाम लिखना है, फिर गेट टेक्स्ट के थ्रू उसका टेक्स्ट रीड करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो आपने उसको किसी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देना। अब किसी यूज़र की अभी जो जेंडर है वो सिलेक्ट जो है वो अभी हमने स्ट्रिंग एम्प्टी रखी है, लेकिन इसको अपने ये चेक करना है कि रेडियो बटन फीमेल चेक्ड है या रेडियो मेल चेक्ड है। अब इस चेक मेथड के थ्रू जो है वो उसको रीड करेगा कि अगर तो रेडियो बटन जो है वो फीमेल वाला सिलेक्टेड नहीं है तो ये फॉल्स होगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन हमने सिर्फ 2 बटन्स दिए हैं तो रेडियो दोनों में से कोई एक जो है वो लास्ट में चेक्ड होगा। तो अगर ये रेडियो मेल वाला चेक किया तो और इक्वल्स टू ट्रू अगर उसको रिटर्न होता तो ये इस जेंडर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दे मेल की, और अगर फीमेल वाला चेक्ड है तो वो फीमेल को कर दे। इसी तरह से जब इस रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर करना तो एज अ प्राइमरी की हम जो है वो एक पुश मेथड के थ्रू, ये डेटाबेस रेफरेंस का पुश मेथड है जिसके थ्रू में एक यूनिक की जो है वो जनरेट हो जाएगी, तो हम उस की को सेव कर देंगे आईडी स्ट्रिंग वेरिएबल में। इसके बाद हमने एक मॉडल क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से। मॉडल क्लास के अंदर आके हम स्टूडेंट का ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स जो है हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जब हम किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रियल टाइम वर्ड के डाटा में से हम उसको डेटा को स्टोर करना होता है तो हमने वो वेरिएबल्स या करैक्टर्स जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स हमने स्टोर करवाने के लिए हमने उनको डेटा मेंबर्स डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हमारे पास मेंबर मेथड्स होते हैं। तो ये स्टाफ और स्टूडेंट के नाम से हमने डिफ़ाइन किए हैं। कंस्ट्रक्टर 2 किस्म के होते हैं, एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक हमारे पास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो जैसे ही ये इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट हम डिफ़ाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन टाइम के बाद उसको आपने न्यू ऑपरेटर के थ्रू इनिशियलाइज़ करना है, तो वहाँ से ये कोई वैल्यू पास नहीं की तो इन सभी वैल्यूज़ के अंदर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देगा। लेकिन अगर हमने इसको कोई वैल्यूज़ पास करनी है कि ये वैल्यूज़ के साथ ये इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे, इस क्लास के किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो फिर ये हमने वैल्यूज़ इसको पास कर देनी है, तो वो पैरामीटर क्योंकि पास करें तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। इसके बाद इनके डेटा मेंबर्स को वैल्यू स्टोर करने के लिए जो है वो हमारे पास मेंबर मेथड्स होते हैं। हर एक डेटा मेंबर के लिए हमारे पास एक गेटर का मेथड और एक सेटर का मेथड होता है। सेटर का मतलब ये है कि इसने डेटा मेंबर के उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके डेटा मेंबर्स में वैल्यू सेट करनी है, गेटर ने उसमें से वैल्यू गेट करनी है, और ये गेटर और सेटर के मेथड इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो एज इट इज़ जो है हमारे पास स्टाफ की जो है वो भी मॉडल क्लास ऐसे ही बनेगी। इनको मॉडल क्लास कहा जाता है, ओ बेस्ड क्लास भी कहा जाता है इसको।
तो जैसे ही इसमें डेटा जो है वो स्टोर करेंगे तो हम नेक्स्ट डेटाबेस में, क्योंकि हमने फायरबेस डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो हमने उसको इनिशियलाइज़ करवा लिया। इसके बाद हमने एक टेबल की तरह यहाँ पे एक नोड जनरेट करनी है। फायरबेस जो है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, ये हमें सपोर्ट करती है कि हम इसको ट्रीज़ या नोड्स में डाटा जो है वो स्टोर करें। जबकि रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबुलर फॉर्म में, यानी कि कॉलम और कॉलम्स में डाटा और रोज़ में डाटा जो है टेबुलर फॉर्म में टेबल्स बना के तो उसमें स्टोर करते हैं। यहाँ पे टेबल्स के अल्टरनेट हमें एक नोड जनरेट करनी होती है। पुश मेथड के थ्रू हमने एक आईडी गेट की थी, आईडी का वेरिएबल जो है उसमें वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो ये एज अ प्राइमरी की स्टोर करके नेक्स्ट हम सेट वैल्यू मेथड के थ्रू डेटाबेस में वैल्यू जो है वो, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट में वैल्यू थी तो वो हमने स्टोर कर दी और इस पर हमने ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दिया। अब इस मेथड ने इस मेथड के ऊपर काम करना है। अगर तो ये सक्सेसफुली डेटा सेव हो गया है तो ये इसको टास्क में इस सक्सेसफुल के थ्रू हमने चेक कर लेना कि डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया। अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो गया तो ये इसको वापस स्टूडेंट्स इन्फो, जो हमारे पास एक इंटरफेस था जिसके अंडर हमने दो बटन्स वहाँ पे शो करवाए थे, स्टूडेंट एंट्री का और स्टूडेंट सर्च का, ये उसको वहाँ पे लेके जाएगा। और अगर किसी वजह से डेटाबेस में कोई इशू आया है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का अगर इशू है, मोबाइल डिवाइस या इमोलेटर पे आपके पास इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए आपने जब इस एप्लीकेशन को रन करना है। और जैसे ही इस पर रिकॉर्ड नॉट सेव्ड पे अगर डेटाबेस में किसी वजह से डेटा नहीं सेव होता तो ये रिकॉर्ड नॉट सेव्ड का डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं स्टूडेंट सर्च पे। स्टूडेंट सर्च हमारे पास एक इंटरफेस है जिस पे हमने एक रिसाइकलर व्यू का कंपोनेंट फ्रंट एंड जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है ताकि हम उस पर लिस्ट फॉर्म में डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा सकें। अब जैसे ही हमने इस चीज़ पे आना है तो हमारे पास जो है वो बैकएंड फाइल जो है कुछ इस तरह से हमारे पास होगी। मॉडल क्लास हमें चाहिए, हमें रिसाइकलर व्यू पे कोई भी डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए जो कि इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है। जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सेपरेट इस तरह से, ये एक सेपरेट लेआउट फाइल के रिसाइकलर व्यू में एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे या सेपरेट डिस्प्ले होंगे। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट एंड फाइल के फ्रंट एंड स्क्रीन के ऊपर या जो भी हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर हमारे पास हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो डाटा होना चाहिए। डाटा जो है वो हमारे पास अरे लिस्ट में होगा। अरे लिस्ट का हमने एक जेनेरिक कलेक्शन है जावा के अंदर, इसके थ्रू हमने ये चीज़ परफॉर्म करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कंपोनेंट डिक्लेयर कर लिया। कंपोनेंट डिक्लेयर करने के बाद हमने इसको बैकएंड के अंदर ला के तो हमने इसको इनिशियलाइज़ कर लेना है कि ये हम सेकंड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो रिसाइकलर व्यू में डेटा डिस्प्ले की। हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू उस आईडी फ्रंट एंड के रिसाइकलर व्यू की आईडी को हमने असाइन कर देना है। उसके बाद हमने सेट एज फिक्स साइज ट्रू और एक लेआउट मैनेजर जो है जो कि लीनियर लेआउट मैनेजर है वो हमने इसको पास कर देना कि ये इस एक्टिविटी के अंदर जो है ये वर्किंग कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे हमें चाहिए एक कि किस तरह से डेटा डिस्प्ले हो। डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने एक इंटरफेस डिज़ाइन किया जिस पे बैकग्राउंड कलर हमने येलोइश जो है वो डिस्प्ले करवाया और उसके बाद जितने भी हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ हैं जिनके अंदर हमने ये डेटा सारा डिस्प्ले करवाना है वो हमने 6 टेक्स्ट व्यूज़ जो है फर्स्ट नेम के लिए तो उनको आईडी जो है वो दे दी कार टेक्स्ट व्यू नेम। सेकंड जो है उसको हमने नाम दे दिया टेक्स्ट व्यू फादर। थर्ड जो है उसको बता दिया कि व्यू जेंडर। एड्रेस वाली को एड्रेस के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट मोबाइल के साथ। जैसे ये हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट नंबर पे रिसाइकलर व्यू उसको इनिशियलाइज़ करना और तीसरे नंबर पे लेआउट की फ़ाइल। चौथे नंबर पे हमें चाहिए सारा डाटा कि वो स्टूडेंट क्लास का जो हमें डाटा है वो हमने इसकी अरे लिस्ट जो है वो बनानी है। अरे लिस्ट एक जेनेरिक कलेक्शन है, जो भी आपकी मॉडल क्लास हो आप उसको पास करके तो अरे लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। चाहे आपके पास जो आपने मॉडल क्लास खुद बनाई है वो हो या स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनको कहा जाता है वो भी आप उनके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन क्रिएट की तरह ऑन स्टार्ट का ऑन लाइफ साइकिल मेथड है, गूगल से सर्च करें एक्टिविटी एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड्स, ये 5 से 6 मेथड्स होते हैं। ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पास, ऑन स्टॉप। तो ये मेथड्स के थ्रू जो है एप्लीकेशन की एक्टिविटी जो है वो चल रही होती है। यहाँ पे हमने क्योंकि डेटा सेव करवाया था वो हमने रेफरेंस में स्टूडेंट की एक चाइल्ड नोड ऐड करके तो उसमें यानी टेबल्स की तरह एक नोड ऐड की थी और उसमें हमने डेटा ऐड करवाया था। अब उसी तरह से हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है वैल्यूमेट लिसनर। इसके थ्रू इस नोड के अंदर जितना भी डाटा है वो फैच हो जाएगा।
अब वो फैच होने के बाद सारा डाटा हमें स्नैपशॉट के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो 1 रिकॉर्ड है, चाहे 100 या 200 रिकॉर्ड है। अब जैसे ही वो रिकॉर्ड्स उसको मिल गए तो हमने ये चेक करना है कि स्नैपशॉट के अंदर जो है वो गेट चिल्ड्रन काउंट, यानी कि उसके पास वो डाटा है अभी कि नहीं। अगर तो ग्रेटर दैन 0 है, यानी एक भी कम से कम रिकॉर्ड है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है उनको एक दफ़ा क्लियर करेगा और लूप फॉर लूप चला के तो उसके थ्रू सारा डाटा जो है वो अरे लिस्ट के अंदर हमने अब ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए स्नैपशॉट में क्योंकि एक से ज़्यादा डाटा और लूप के थ्रू हम 1 बाय 1 डाटा जो है वो फेच करेंगे। स्नैपशॉट के अंदर सारा रिकॉर्ड होगा, वहाँ से इसने 1 बाय 1 जो है, क्योंकि स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है तो स्टूडेंट को टेम्प के थ्रू जो है वो हमने गेट वैल्यू और उसको बताया कि ये स्टूडेंट क्लास का इस स्टूडेंट्स की नोट के अंदर डाटा है, वहाँ से रीड करके तो नेक्स्ट अरे लिस्ट के अंदर सेव करते हैं। अब जैसे ये चीज़ होगी तो 5वें नंबर पे हमें एक अडॉप्टर क्लास चाहिए होगी, स्टूडेंट अडॉप्टर क्लास। अब इस क्लास का थ्रू जो है वो हमने डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, जहाँ पे ये डाटा रिसाइकलर व्यू और उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके शो कर देंगे। अब रिसाइकलर व्यू जो है ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास एक और क्लास होती है अडाप्टर की। जब आपने रिसाइकलर व्यू में डाटा शो करवाना हो तो अडाप्टर के थ्रू आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास है हमारे पास रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, उसके इसको हमने एक्सटेंड्स के थ्रू इनहेरिट किया है इस चाइल्ड क्लास में, तो इसकी सारी एफिशिएंसी सारे मेथड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आप इनको एक्सेसिबल हो गए हैं तो वो अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक और व्यू होल्डर की क्लास चाहिए। व्यू होल्डर में हमने जितने भी इस लेआउट कार्ड लेआउट के ऊपर हमने कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं, इनको हमने डिक्लेयर करके तो नेक्स्ट हमने इनको इनिशियलाइज करना है। फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू हमने वो कार्ड टेक्स्ट व्यू नेम फादर जेंडर मोबाइल एड्रेस और CNIC की सारी वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज करते हैं। जब आप रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर क्लास को आपने इनहेरिट किया है तो ऑटोमेटिक आपको 3 जो है वो मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जिसमें आपने इसका लेआउट फाइल को बताना है कि ये फाइल इस अडाप्टर क्लास के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि ये वाली आइटम स्टूडेंट के नाम से हमारे पास जो क्लास है ये हमारी फ्रंट एंड की कार्ड लेआउट की फ़ाइल है। इसके बाद आपने इसको बताना है कि आपने अरे लिस्ट का कितना डाटा भेजा, ये उसका डॉट साइज़ के थ्रू जो है वो असाइन कर देगी और उतने उसने जितने भी रिकॉर्ड्स अरे लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे उतने इसने रिसाइकलर व्यू के अंदर इस तरह से कार्ड्स ऐड कर देने। और अब उन कार्ड्स के ऊपर डाटा जो है वो डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले हमने क्योंकि वो 1 बाय 1 सारा डाटा डिस्प्ले होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड के थ्रू। अब हमने पहले तो अरे लिस्ट में से एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का जो है वो गेट कर लिया, उसके बाद उस स्टूडेंट उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यूज़ के ऊपर जो है वो डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो उसके थ्रू सेट टेक्स्ट और स्टूडेंट डॉट गेट नेम के थ्रू जो है वो हमने नेम और उन सब के ऊपर डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा देना। एट दी एंड हमें जब ये डाटा मिलेगा तो ये जितना अरे लिस्ट के अंदर डाटा होगा डेटाबेस में से फैच हुआ वो इस तरह से विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इन्फो और स्टूडेंट एंट्री की क्लास थी। एज इट इज़ इसी तरह से जब इसने यूज़र ने क्लिक करना है स्टाफ इन्फो पे, तो वहाँ पे ये स्टाफ इन्फो के थ्रू जो है ये 2 बटन्स हमें अवेलेबल होंगे, स्टाफ एंट्री का और स्टाफ सर्च का, तो इनके थ्रू नेक्स्ट ये फर्दर प्रोसीड करेगा। अब एज इट इज़ जो है ये बैकएंड इसका फाइल है स्टाफ मॉड्यूल स्टाफ एंट्री की स्टाफ इन्फो की, यहाँ पे इसको 2 बटन्स अवेलेबल है, वहाँ पे ये क्लिक करेगा तो ये नेक्स्ट स्टाफ एंट्री पे और स्टाफ सर्च पे जाएगा। एज इट इज़ जो है वो हमारे पास सिर्फ फ़र्क आएगा एक कि वो स्टाफ एंट्री हमारे पास जो है वो अब 5 की बजाय 6 की होगी, यानी 6 इनपुट फील्ड्स हैं इस पर। और इसी तरह से बैकएंड इसकी जो फाइल है हमारे पास इसकी बैकएंड फाइल जो है वो स्टाफ एंट्री के नाम से है, तो उसमें भी डाटा जब सारा वो रीड कर लेगा, सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स को डिक्लेयर किया होगा, उसके बाद उनको इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियलाइजेशन के बाद जो है वो टेक्स्ट रीसेट करना है तो वो रीसेट हो जाएगा सारा डाटा। अब इसके बाद अगर इसने बटन सेव पे क्लिक किया है, बटन सेव पे क्लिक किया तो सारा इनपुट जो है वो पहले रीड होंगी, रीड होने के बाद वैलिडेट होंगी, वैलिडेशन के बाद जो है ये इसमें स्टोर कर देगा और स्टोर करने के बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्टाफ की अब एंट्री होगी स्टाफ की नोट्स में, तो वहाँ पे ये स्टाफ आईडी को गेट करके तो उनके अंदर जो है वो ऐड करवा देगा। तो इस तरह से जो है ये सारा काम कर रहा होगा।
अब ऐसे ही जब इसने स्टाफ सर्च करना है तो जैसे स्टूडेंट का सारा काम था एज इट इज़ वैसे ही इसने अब यहाँ पे काम करना है। तो ये इस तरह से इसको वर्किंग में आ जाएगा हमारे पास। तो ये सबसे पहले डेटा जो है वो स्टाफ में से रीड करेगा, रीड करने के बाद जो है ये स्टाफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा और वैल्यू स्टोर करने के बाद स्टाफ अडाप्टर के थ्रू जो है ये इनको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये इनको डेटा जो है जब इसने सारा डाटा डिस्प्ले करवा देना तो नेक्स्ट ये फर्दर प्रोसीड कर लेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से फंक्शनलिटी जो है वो काम कर रही होगी।